जय हिंद साथियों। सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चंस सीरीज की क्लास 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ए.के. प्रेम हरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द पीएच क्लासेस पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सीटेट, एचटेट और बाकी टेट एग्जाम्स के अंदर। तो साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, केवीएस, एनवीएस की या DSSB के टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एचटेट की, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आप हमारे चैनल द पीएच क्लासेस को ज्वाइन करके सीटेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB और एचटेट में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि रहने वाले हैं चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये सभी क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी अपकमिंग सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा के लिए और साथ साथ एचटेट व अन्य टेट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक बहस है कि क्या जो एनवायरनमेंट है वही सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है या फिर जो हेरिडिटी है वो ज्यादा रोल प्ले करती है। ओवरऑल हमारा रिजल्ट होता है कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी एक प्रोडक्ट के रूप में, जो टोटल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में ये गुणात्मक रूप से इंक्लूड होते हैं, यानी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी गुणात्मक रूप से हमें रिजल्ट देते हैं डेवलपमेंट की फॉर्म में। चलिए हम आंसर्स ऑप्शंस पढ़ते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी था, कुछ अन्य एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। नहीं जी, जीन्स अकेले डिसाइड नहीं करते कि बच्चा क्या करेगा। गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर। अगर बच्चे का बर्थ बोर्न डिसऑर्डर है तो उसमें हम कितनी भी अच्छी देखभाल कर लें या न्यूट्रिशियस डाइट दे लें, लेकिन उस पे ऊपर हम सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकते। काफी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। हाँ जी, एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ओनली इन द लैंग्वेज। अब यहाँ पर अगर ओनली शब्द नहीं होता तो ये लाइन भी सही थी कि बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शंस गलत हैं। और जो पहला ऑप्शन है, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और कुछ सारे एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और हम कहेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन साथियों ये आ सकता है कि क्या ये योगात्मक है। तो योगात्मक रिजल्ट नहीं है, ये गुणात्मक है। इट मीन्स इट्स नॉट ए समेटिव रिजल्ट, इट ए मल्टीप्लिकेटिव और द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द पियाजे थ्योरी। पियाजे के अनुसार कौन सा सही नहीं है। डेवलपमेंट अकर्स इन द क्वांटिटेटिव स्टेज। हाँ जी, पियाजे ने 4 स्टेजों के अंदर बांटा है, तो ये जो पहली बात है ये तो बिल्कुल सही है पियाजे के अनुसार। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। हाँ जी, बच्चों को उन्होंने कहा है कि बच्चे अपने विकास का निर्माण स्वयं करते हैं और छोटे छोटे साइंटिस्ट की फॉर्म में इन्होंने, पियाजे ने कहा है बच्चों के बारे में। लर्निंग टेक्स प्लेस कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लर्निंग होगी। नहीं जी, उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर विचार दिया है। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है, जिसमें बच्चे के संज्ञानों के आधार पर बच्चे की लर्निंग होती है, ना कि कांस्टेंट प्रैक्टिस पे। अब कांस्टेंट प्रैक्टिस का जोर जो है वो उस संबंध में व्यवहारवादी जो है, व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक जो अप्रोच रखते हैं वो लोगों ने जोर दिया है प्रैक्टिस के ऊपर। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, बच्चे अपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें वही ऑप्शन चुनना था जो पियाजे के अनुसार एट्रीब्यूटेड नहीं है उनकी थ्योरी के अनुसार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which one of the following is a limitation of the pre-operational thought? हाँ जी, आ गया हमारा वापिस से पियाजे का क्वेश्चन। पियाजे के क्वेश्चन में हमारी जो 4 स्टेजेज हैं, 4 स्टेजेज में अगर हम सेकंड स्टेज के बारे में बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज लगभग बच्चे की जो एज होती है वहां पर 2 से लेकर 6 साल तक।
अब इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो विशेषताएं हैं उसको हमें स्किप करना है और जो विशेषता नहीं है उसी की फॉर्म में हमें आंसर देना है। टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, बच्चा ध्यान केंद्रित कर लेता है। तो 2 से 6 साल का बच्चा तो ध्यान केंद्रित करता ही नहीं है। बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं करता, वो तो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। हाँ जी, सिंबॉलिक थॉट जो है वो माइलस्टोन है और ये उपलब्धि बच्चा हासिल कर लेता है। अगर हम देखें बाकी चीजें, इगोसेंट्रिज्म, तो इगोसेंट्रिज्म भी बच्चे के अंदर होता है और इरेवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी उसके अंदर आ जाती है। लेकिन एक सीमा नहीं है, कौन सी एक सीमा नहीं है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे और ए के अलावा बाकी सभी उसकी ध्यान केंद्रित या फिर हम प्रत्येगात्मक विचार का विकास कहें या उसके इगोसेंट्रिज्म कहें या रिवर्सिबिलिटी करें, ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। फिर साथियों अगर हम दूसरी बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, प्ले हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। खेलों का बच्चों के जीवन में बड़ा महत्व है, लेकिन एक बात को छोड़कर। चलिए देखते हैं। दे गेन मास्टरी ओवर द बॉडी, बच्चे अपने शरीर पर निपुणता हासिल कर लेते हैं, बिल्कुल सही कारण है खेल को खेलने का ये। इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, उनकी जो इंद्रियां हैं, उनके जो सेंस ऑर्गन है वो अच्छे से काम करने लगते हैं। इट इज जस्ट ए प्लीजेंट वे, उन्होंने कहा कि यह समय बिताने का तरीका है। खेल पढ़ाई के अंदर या हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट में या हम कहें कि डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको हम सिर्फ ये माने कि वो एक समय बिताने का तरीका है। तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल गलत है। फिर फोर्थ अगर कहें, दे एक्वायर द न्यू स्किल्स, बच्चे अगर खेल खेलेंगे तो नई स्किल्स आएंगे और उन्हें उपयोग करना सीखेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना वही था जो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे जो कि खेलों की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में साथियों अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, यानी बच्चा इस बारे में गंभीर रूप से सोचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, सिर्फ उसको आंसर नहीं सोचना है बल्कि उसको यह सोचना है कि भाई आंसर को अलग अलग तरीके से कैसे वो सोल्व कर सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आपको इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर पता है? बच्चे से अगर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चा सोचेगा जरूर, उसका आंसर होगा हाँ या ना में। व्हाट इज द राइट आंसर, बच्चे के पास ऑप्शन है कि क्या राइट आंसर है, तो इस संबंध में भी बच्चा सोच तो रहा है, बट वी हैव टू फाइंड द वे इन विच द चाइल्ड विल थिंक क्रिटिकली। कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन, क्या आप दूसरी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं? बच्चे के सामने एक परिस्थिति दी है ए और वैसी परिस्थिति बी के बारे में सोचना है। अब फोर्थ ऑप्शन है, व्हाट इज द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सोल्व दिस। बच्चे ने एक सॉल्यूशन दे दिया, बच्चे ने एक तरीके से सॉल्यूशन दिया है। अब हमारा जो सवाल है बच्चे से कि क्या दूसरे तरीकों से, और अगर किन तरीकों से इसको सोल्व किया जा सकता है, यानी कि हम बच्चे से पूछने वाले हैं कि किन किन तरीकों से दिए गई समस्या का समाधान हो सकता है। इस संबंध में बच्चे गंभीर रूप से सोचेंगे और फिर वो क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि क्या इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन हो सकती है, फिर वो अपना हल प्रस्तुत करेंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा, तो जहां भी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की जाए, जॉन डीवी इसके प्रतिपादक थे। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा स्वयं करके ही सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारे पास आया है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। हाँ जी, परियोजना विधि के द्वारा या आपस में बच्चा सहयोग से सीखता है या करके सीखता है। ऑप्शन 2 है थेमेटिक इकाइयां, रेगुलर यूनिट टेस्ट, तो यूनिट टेस्ट तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, और रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं है जी। पर्सनलाइज लर्निंग एबिलिटी एंड लेबलिंग स्टूडेंट, क्या हमें बच्चे को लेबल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रैंकिंग करना चाहिए? नहीं जी। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड रैंकिंग, तो हमें रैंकिंग नहीं करना है, बच्चे को लेबल नहीं करना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी के अनुसार जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो फोकस करती है
कोऑपरेटिव मेथड्स के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स के ऊपर, जिसमें बच्चा स्वयं ही करके सीखता है अलग अलग सिचुएशंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फिर से प्रोग्रेसिव एजुकेशन आ गया कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा को इतना महान बताया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने, जॉन डीवी ने, कि शिक्षा स्वयं ही अपने आप में एक लाइफ है। लाइफ का वो फेज है, अगर आप भी याद करेंगे जिस समय पर आप स्कूल में थे, वो जीवन एक अलग ही जीवन था। विद्यालय का जीवन या शिक्षा प्राप्त करने का जीवन और शिक्षा से संबंध सिर्फ विद्यालय शिक्षा से है, बल्कि जीवन पर्यंत शिक्षा से है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो यहां पर अगर हम देखें, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि चलते रहे, लोग बूढ़े हो जाएं लेकिन तब तक स्कूल में जाते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने ऐसा तो नहीं कहा है। फिर अगर हम दूसरा देखें कि स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, स्कूलों की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ना तो उन्होंने ये कहा कि बूढ़े हो जाएं तब तक स्कूल में जाते रहे, और ना उन्होंने ये कहा कि स्कूल की जरूरत नहीं है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड द नेचुरल वर्ल्ड, हाँ जी ऐसा कहा था। कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए और लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, ये तो हमारी प्रोवर्ब हो गई एक प्रकार से। उन्होंने नहीं कहा कि जीवन ही सच्चा शिक्षक है, ऐसा कुछ नहीं था इसमें प्रगतिशील शिक्षा के अंदर, बल्कि उनका मानना था कि स्कूलों में जो शिक्षा है वो ऐसी दी जाए जो सामाजिक जीवन से संबंधित हो और प्राकृतिक दुनिया को रिफ्लेक्ट करे, यानी वैसा ही बच्चे के सामने परिस्थितियां आए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोलबर्ग थ्योरी। तो कोलबर्ग ने हमारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उससे संबंधित क्वेश्चन आया है कि उसकी जो थ्योरी है वो सपोर्ट करती है कोग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी के बीच में एक रिलेशन, यानी कि बच्चे का विकास, दिमाग जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा, संज्ञानों का विकास होगा, वैसे वैसे उसमें नैतिक परिपक्वता भी आएगी। यानी कोहलबर्ग ने हमारे पास जो अलग अलग लेवल्स दिए हैं और फिर स्टेजेस जो दी हैं, उन सभी में अगर हम देखें, उसने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। उन सभी में हमें यह पता लगता है कि बच्चे का जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, वैसे वैसे वो मोरलिटी की एक अच्छी सीमा पर ऊपर की तरफ, नैतिकता में ऊपर की तरफ वो बढ़ता जा रहे हैं। तो ऑप्शन 1 सही आंसर ऑप्शन है अभी तक। अब बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। द थ्योरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, विस्तृत उन्होंने प्रशिक्षण प्रक्रियाएं नहीं दी हैं। इट एस्टेब्लिश ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द मोरल रीजनिंग एंड द एक्शंस, ऐसा कुछ नहीं था। हिज बिलीफ इज दैट द चिल्ड्रंस आर द मोरल फिलोसोफर, बच्चे दार्शनिक नहीं है, बच्चे गलतियां करते हैं। फिलोसोफर्स अगर होते तो वो गलतियां नहीं करते और कई बार कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, साथियों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हमें क्या बताता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्कोफोल्डिंग की मदद से बच्चा किस लेवल तक पहुंच सकता है, यह हमें बताता है कि बच्चे को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बच्चा किस लेवल तक पहुंच सकता है। वो मैक्सिमम लेवल रिप्रेजेंट करता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए, द फेज वेयर द मैक्सिमम पॉसिबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल, हाँ जी सहयोग के साथ। तो ऑप्शन ए कुछ हद तक सही है। द डेवलपमेंट फेज वेयर द चिल्ड्रंस कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर लर्निंग, नहीं जी, बच्चे की मदद की जानी चाहिए बड़े बुजुर्गों के द्वारा या बड़े अनुभवी व्यक्ति के द्वारा, और उस मदद को कहेंगे स्कैफोल्डिंग, और उस मदद के साथ बच्चा जहां तक पहुंच सकता है उसको कहेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटवर्ती या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। अब ऑप्शन 3 हम रीड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, बच्चे काम तो स्वयं ही करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, हिंट मिल जाए, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन 1 से भी सॉरी, ऑप्शन 1 से भी हमारा ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। द पॉइंट इन लर्निंग वेयर सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, तो यहां पर अगर सहारा हटा लिया जाए तो उस लेवल को नहीं दिखाता, जबकि एक राइट लेवल ऑफ सपोर्ट के साथ बच्चा कहां तक पहुंच सकता है उसको ये दिखाता है।
उदाहरण के लिए अगर हम देखें, बच्चे जब कक्षा में पहली बार आते हैं, बच्चे पेंसिल को पकड़ नहीं पाते, टीचर बच्चों के हाथ में या पेरेंट्स बच्चों के हाथ में पेंसिल रखकर अपने हाथ से उसके पकड़कर उसकी मदद करता है और उस मदद के सहारे बच्चे स्लैंटिंग लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस को जैसे मिलाना सीखते हैं डॉट्स को, वह भी स्कैफोल्डिंग है। और बच्चा जहां तक पहुंच जाता है एक अच्छी मदद से, वही है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और साथियों, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में जो सहारा दिया गया उसको कहा गया स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी यानी उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है। उभयलिंगी व्यक्तित्व हम सिंपल तौर पे देख सकते हैं, जहां पर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ट्रेड्स इक्वली कंट्रीब्यूट हों, इक्वली बैलेंस्ड हों, उसको कहेंगे एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी। सो ऑप्शन ए देखें, रेफर टू द मैन विद द फेमाइन ट्रेड्स, नहीं जी। हैज ए बैलेंस ऑफ व्हाट जनरली कंसीडर्ड, हाँ जी, ऑप्शन 2 सही है। ट्रेंड टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, एरोगेंट और असर्टिव नहीं होने चाहिए, ये हमारे मस्कुलिन उसको शो करते हैं। अडर्स टू द स्टीरियोटिपिकल जेंडर टाइप रोल्स, नहीं जी। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी भूमिकाओं का पालन नहीं करता, जबकि ऑप्शन 2 है, इसमें आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का समावेशन होता है। चाइल्ड एक्वायर्स द जेंडर रोल्स थ्रू ऑल द एक्सेप्ट, ठीक है, एक चीज को छोड़कर बाकी सभी के माध्यम से बच्चे अपना जेंडर रोल्स एक्वायर करते हैं। मीडिया तो सबसे ज्यादा प्ले करती है। आपने देखा है कभी कि खिलाड़ियों की जितनी एडवर्टाइजमेंट आती है ज्यादातर पुरुष होते हैं, जबकि किचन में काम करने वाली अगर बर्तन साफ कर रही है तो वहां पे पुरुषों का रोल नहीं है, वहां पर महिलाएं हमें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर मीडिया का एक बड़ा रोल है जेंडर रोल्स को निर्धारित करने में। दूसरा, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण बच्चे का इसी हिसाब से होता है। थर्ड, अगर हम बात करें कल्चर की, कल्चर तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। जेंडर टाइप्स या जेंडर की अवधारणा ही कल्चर के द्वारा निहित होती है, जबकि जो ट्यूटरिंग है, ट्यूटरिंग का संबंध बच्चे की पढ़ाई से है, ना कि उसके जेंडर बेस्ड रोल के आधार पे। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ट्यूटरिंग को छोड़कर बाकी सभी जेंडर बेस्ड रोल्स को हमारे उसको एक्वायर करते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं। आगे हम देखें अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो है वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि अगर हमने निर्धारित कर दिया कि भाई टेस्ट ऐसा होना चाहिए और उसी टेस्ट की कुछ खामियां होंगी, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं यानी मानकीकृत परीक्षण है, उनकी अगर हम खामियों की बात करें तो साथियों मानकीकृत परीक्षण हर एक सिचुएशन के अंदर उतने ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विशेष क्षेत्र के अंदर विशेष तरीकों और प्रशिक्षणों का हमें उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि अगर ऑप्शन 1 देखें, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बाइस्ड, हाँ जी बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से वे उस संस्कृति को या उन चरित्रों को, उन बातों को प्रतिनिधित्व देते हैं जो मुख्य धारा की संस्कृति में होते हैं। इस कारण जो अन्य संस्कृतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं इसमें असहज महसूस करती हैं और पक्षपात रूप में इसको पाती हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, भाषा को समझना मुश्किल नहीं होता। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर सिंपल स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन के लिए तो होते ही हैं। दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ ए चिल्ड्रन एबिलिटी के बारे में भी हमें काफी हद तक बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से खामी ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व होता है, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 13th क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो हमें क्या बताती है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, यानी एक से अधिक प्रकार की बुद्धिमानी हो सकती है। मल्टीपल लैंग्वेज जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और वो कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एक ही प्रकार की बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं कहा। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेंसिल और पेपर सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ऑप्शन 2 अगर हम देखें, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ द सेवरल काइंड्स, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर। 14th क्वेश्चन साथियों अगर हम देखें, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी इसलिए असेसमेंट ताकि ये सीखा जा सके कि क्या कमी है पढ़ाने में, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि क्या सीख चुके हैं उसका जो अगर हम असेसमेंट करें, आकलन करें, दोनों ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए साथियों अगर हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के दौरान अगर कोई महिला चाय थोड़ी सी निकाल के कप में चखती है यह जानने के लिए कि क्या उसमें मीठा सही है, तो इसको हम कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग।
असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए असेसमेंट, आकलन, ताकि ये सीखा जा सके कि चीनी सही है या कम है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो बिल्कुल लास्ट में होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखें, अभी चाय बन चुकी है, मेहमान बताएंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में तो कि चाय बनी कैसी है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन टीचर के लिए तो तीनों ही असेसमेंट टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? बच्चे की प्रगति और उपलब्धि जानने में, हाँ जी। बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने के लिए, हाँ जी। ऑप्शन 2 और भी अच्छा है कि ये सीखें कि बच्चे में क्या क्या हमें रणनीतिक चेंज की जरूरत है। असेस द चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस ऑफ द पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफिकेट देने के लिए जो असेसमेंट है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा असेसमेंट का मूल उद्देश्य नहीं है। हालांकि आजकल तो हम सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के अंदर, बट एजुकेशन में बच्चे को सर्टिफाई करना शिक्षा का उद्देश्य या असेसमेंट का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग करना नहीं है हमारा। अब अगर हम देखें उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित, नहीं जी। अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 और 2, ये जानने के लिए कि बच्चे का प्रोग्रेस लेवल क्या है और अचीवमेंट लेवल क्या है, उसकी बजाय अगर हम ऑप्शन 2 को देखें, नो द लर्निंग नीड्स ऑफ ए चाइल्ड एंड सेलेक्ट द टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, तो ये हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य। तो यहां पर ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे साथियों। 15 क्वेश्चन अगर हम देखें, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से संबंधित नहीं है। इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द आरटी, बिल्कुल सही है जी। इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीएलपी, हाँ जी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, पूरे साल भर चलता रहता है, इसलिए उसको कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा गया। इट फोकस ऑन द चिल्ड्रंस अचीवमेंट इन द डिफरेंट लर्निंग एरियाज, हाँ जी। इट्स यूजफुल फॉर द लेबल, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत है, हमें बच्चे को लेबलाइज करना ही नहीं है। सभी बच्चे अपने आप में यूनिक है और सभी बच्चे अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है वैसे तो, पर हमें गलत ही चुनना था। तो साथियों अभी हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। 15 क्वेश्चन करने के बाद हम चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। साथियों 15 क्वेश्चन और हैं अभी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियोस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गिफ्टनेस इन द चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता है उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो प्रतिभाशालिता के कारण सिर्फ एक नहीं हो सकते, हालांकि हेरिडिटी थोड़ा सा ज्यादा रोल प्ले करती है, बट एनवायरनमेंट भी बच्चे के गिफ्ट इसके अंदर प्रतिभाशालिता के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, अनुक्रिया है, इंटरप्ले है। सो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ एनवायरनमेंट, सिर्फ पेरेंट्स या एक डिसिप्लिन रूटीन के आधार पर हम बच्चे का प्रतिभाशालिता या प्रतिभा का निर्धारण नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक इंटरप्ले है, अंतरक्रिया है, इंटरवूवन है इन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम ए सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड्स नीड ए क्लासरूम, बच्चे को कैसा चाहिए? क्लासरूम। अगर वो बच्चा आया है एक पिछड़े हुए सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से, वे जहां पर टीचर अच्छा व्यवहार करता हो, जहां पर टीचर वैल्यू करता हो, इज्जत करता हो और यूज करता हो उनके कल्चर और नॉलेज का, तो ये ज्यादा पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। डिस्करेज करना तो बच्चे को बिल्कुल गलत है, कैटेगराइज करना बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 2 के साथ साथियों हम जाएंगे, जहां पर हम बच्चे की अगर अलग अलग कल्चरल नॉलेज है या उसकी लिंग्विस्टिक नॉलेज है उसको हम रिसोर्स मानेंगे, ऐसे बच्चे को हम रिसोर्स मानेंगे, एक स्रोत मानेंगे कक्षा के लिए, ना कि वो एक बोझ है। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, द इंटरव्यूवन नीडेड फॉर द क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन, कक्षा में अगर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के आवश्यक हस्तक्षेप हैं वो निर्भर किस चीज पे करेंगे? कि यूज ऑफ द कस्टमाइज एंड द स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शंस मेथड्स बाय द टीचर, कि टीचर उनको कैसे यूज करता है या कैसे स्टिमुलेट करता है। दूसरा,
गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है जी। बीइंग एफिनेटेड, अफेक्शन अगर हम पाल लें कि यही प्यारा बच्चा है, उसी को हम मॉनिटर बना दें, उसी को हम पूरा दिन क्लास के अंदर ज्यादा उसको डोमिनेंस करने दे, तो ऐसा भी गलत है। गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग द अदर, सहयोग दे सकता है बट दूसरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम उसको कैसे दे सकते हैं? जिम्मेदारी तो एक टीचर की है। तो हमें एक ऐसा कस्टमाइज्ड और स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड चाहिए जिसमें टीचर मदद ले सकते हैं उन बच्चों की, टैलेंटेड बच्चों की और क्रिएटिव बच्चों की, पर पूरी तरह से कक्षा की टीचिंग को उन बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकता, और ना ही टीचर उनको एक्स्ट्रा टाइम देगा और ना ही उसके प्रति स्नेह का भाव पालेगा, ना ही उनको ज्यादा अफेक्शन की नजरिए से देखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल वे टू हेल्प द हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न? अगर हमारे क्लास में हाइपर एक्टिव ADHD से रिलेटेड अगर बच्चे हैं तो उसका तरीका क्या नहीं होगा कि क्या हम उसके लिए टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें? हो सकता है, ताकि हम सेगमेंट्स को मैनेज करें और बच्चा उनके अंदर उलझा रहे। क्योंकि अगर हमने लंबा टास्क दे दिया, वी प्रोवाइड हिम द लॉन्ग टास्क, हाइपर एक्टिव बच्चा जल्दी से वहां से बोर हो जाएगा और उसका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज, हाँ जी, अन्य तरीके हम इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटीज। डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी तो उससे बच्चे का ध्यान बिल्कुल सही जगह पे रहेगा। तो इस प्रकार से हम आइस ब्रेकर्स एक्टिविटीज का भी यूज कर सकते हैं। रिप्रीमेंडिंग दैम ऑफन बीइंग द रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना बच्चे को सबसे गलत है। टीचर के पास कोई हक नहीं है और टीचर का ये कोई मौलिक उसको अधिकार नहीं है कि वो बच्चों को डांट लगाए। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आंसर सही है क्योंकि उन्होंने कहा था कौन सा तरीका गलत है, तो गलत तरीके को हमने ऑप्शन 4 से एसोसिएट किया। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करवाते हैं जो, यानी कि अगर डाइवर्जेंट थिंकर हैं, डाइवर्जेंट थिंकर क्या होंगे? डाइवर्जेंट थिंकर तो क्रिएटिव होंगे, तो क्रिएटिव जो बच्चे होंगे वही डाइवर्जेंट थिंकर है, यानी कि वो एक सीमित दायरे में नहीं सोचते बल्कि अपनी विस्तृत बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर सोचते हैं। यानी उनकी सोच का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा विकसित होता है, वो कुएं के मेंढक नहीं होते बल्कि वो तो क्रिएटिविटी के आधार पर अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच ए चिल्ड्रन कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम? शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या समाधान करने का तरीका किसका वर्णन नहीं करता? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में की गई विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा, हाँ जी चर्चा होनी चाहिए। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी। सोच विचार प्रशिक्षण तथा विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, हाँ जी। आस्क द कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, ये बच्चे के लिए और टीचर के लिए दोनों के लिए गलत है। टीचर को सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिनका उत्तर सीमित हो। तो साथियों, ऐसी समस्याएं हमने भी अपने बचपन में फेस की हैं। जब टीचर ने अगर नोटबुक के अंदर जो आंसर लिखवा रखे हैं, अगर हमने उससे थोड़ा सा अलग आंसर लिख दिया तो टीचर मार्क्स काट लेते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक किसी भी सवाल का एक मौलिक आंसर हो बट उसके अलावा भी क्रिएटिव आंसर हो सकते हैं। तो हम हमेशा बच्चे से ये कहें कि भाई जैसा किताब में आंसर है वही आंसर दीजिए, वो सबसे गलत तरीका होगा। तो यहीं पर उसने कहा है कि तरीके का वर्णन नहीं करता सही तरीके का, तो यही गलत तरीका है, ऑप्शन 4। साथियों, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? मेमोरी कोई इमोशन नहीं है, फियर एक इमोशन है, अटेंशन और स्टिमुलस इमोशन नहीं है। इमोशंस आपका डर है, खुशी है, उत्तेजना है, वो सारे इमोशंस हैं। तो इमोशंस आपके संवेग हैं और डर एक प्रकार का संवेग है। जबकि बाकी अगर हम बात करें स्मृति के बारे में, ध्यान के बारे में या उत्तेजना के बारे में, ये आपके कोग्निशन से रिलेटेड है। कोग्निशन और ये इमोशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 3-year-old child explains the milk is produced by a machine at the milk booth. बच्चे को लगता है कि भाई उसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि
3 साल का बच्चा, उसको लगता है कि मशीन के द्वारा ही दूध का उत्पादन होता है। अब बच्चे को स्पष्टीकरण हमें देना है। द चाइल्ड हैज ए वेरी लिमिटेड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। क्या उसका मतलब है कि उस बच्चे को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है दुनिया में। द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग द मिल्क फ्रॉम, हाँ जी, बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स मिल्क बूथ पर जाकर उस मशीन से दूध खरीद रहे हैं, तो बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे, द चाइल्ड हैज नेवर सीन द, क्या पता उसने गाय को तो देखा है पर उसने एसोसिएट नहीं किया अभी कि गाय दूध देती है। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर ए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड। सो इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात हम इस आधार पे रिलेट कर पा रहे हैं वो है ऑप्शन 2, जहां पर बच्चे ने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस मिल्क बूथ से दूध खरीदते हुए देखा है। तो बच्चे को लगता है कि जो दूध है वो उसी मशीन के द्वारा आता है जो कि मिल्क बूथ पर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए टीचर्स रोल। तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं हम। कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण रोल अनुशासन को बनाए रखना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अनुशासन हो परंतु एक्टिविटीज के द्वारा अनुशासन हो, बच्चे खेल में मगन रहे। और ए टीचर शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। कंप्लीटिंग द सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करना बिल्कुल भी किसी टीचर का मुख्य रूप से दायित्व नहीं है। मुख्य रूप से दायित्व है जितना स्पेस मिले उसमें बच्चे को सिखाएं। क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर द चिल्ड्रन लर्न थ्रू द डायलॉग एंड इंक्वायरी। हाँ जी, बच्चा बातचीत करे, बच्चे अपने विचार टीचर को बताएं और टीचर अपने विचार बच्चों को बताएं, आपस में पूछताछ करें, डिस्कशन करें और सीखें। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर है, इसलिए टीचर को एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर कहा गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 25th की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेज रिच लर्निंग। कक्षा में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी। ए क्लासरूम वी हैव द वैरायटी ऑफ द मटेरियल डिस्प्लेड ऑन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ द बच्चे। अगर हम बच्चे क्लास के अंदर कुछ लगा रहे हैं, कुछ चार्ट वगैरह, कुछ मॉडल वगैरह, वो बच्चे के पहुंच से दूर नहीं होने चाहिए। बच्चे से दूर करने का फिर उसका मतलब क्या है? क्लास को सजाने के लिए किसी मॉडल को प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऑप्शन 2, ए क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन सेल्स, जो एक्सेसिबल हो, बच्चा कभी भी पूरे दिन में उनको उठा के पढ़ सके। बिल्कुल सही बात कही है कि क्लास में ऐसे कोने हो जहां पर बच्चे एक्टिविटी करते हों, एक्टिविटी कॉर्नर्स हों और साथ में उनसे रिलेटेड ही कुछ ऐसी किताबें, बाल साहित्य से रिलेटेड चीजें ऐसे ओपन सेल्फ के अंदर रखी हों जहां पे बच्चा मन करे तब उनको उठा के ले ले। ए क्लासरूम विद ए नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन द कपबोर्ड्स। सिर्फ कपबोर्ड्स कबर्ड के अंदर ही थोड़ी रखना है जिसको सिर्फ अगर वीकली एक बार बाहर लाया जाता है, बिल्कुल गलत है। ए क्लासरूम विद द स्ट्रक्चर्ड एंड द प्लान्ड लर्निंग ड्राइवन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा को संचालित नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्टिविटीज हों, एक्टिविटी कॉर्नर्स हों जहां पे बच्चे एक्टिविटी करें और जितना भी मटेरियल है स्कूल के अंदर वो बच्चों की एक्सेस में हो, जो लर्निंग मटेरियल है, स्पेसिफिकली जो चाइल्ड लिटरेचर है। अगर हम साथियों बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक का क्या है? टेक्स्ट बुक का रोल एक रिसोर्स के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट बुक एकमात्र रिसोर्स नहीं हो सकती। बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, जो एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया देती हैं, एक आउटलाइन देती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो टेक्स्ट बुक के आधार पर ही सिर्फ पूरी पढ़ाई नहीं हो सकती। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स, हाँ जी। और रेफरेंस मटेरियल बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन ए अभी तक सही है। दे मेंटेन द होमोजेनिटी इन द लर्निंग अक्रॉस स्टेट। तो क्या टेक्स्ट बुक का उद्देश्य ये है? नहीं जी, हर एक परिस्थिति के अंदर एक रूपता बनाए रखना नहीं है। विषमता ही, विविधता ही एकता की निशानी है। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू द टीचर्स। टीचर को गाइडेंस देने वाली टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि टेक्स्ट बुक टीचर्स के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। ऑप्शन अगर हम 4 देखें, दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल। मोस्ट एसेंशियल नहीं है, मोस्ट एसेंशियल तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी और प्रोग्रेसिव लर्निंग है बच्चे की। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे कि वो एक संसाधन है और एक हमें आइडिया देते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क्स देते हैं। द NCF 2005
जो राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 वो किस आधार पे था? अगर हम बात करें मानवतावादी, व्यवहारवादी, रचनात्मकता, संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म एंड द बिहेवियरिज्म। अगर हम बात करें साथियों, बच्चे को अपने ज्ञान का स्वयं निर्माता कहाँ है? द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज बाय हिमसेल्फ। बच्चा स्वयं ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ऐसी एक्टिविटीज दी गई हैं और इन्हीं पे जोर दिया था एनसीएफ ने। कंस्ट्रक्टिज्म अप्रोच है, रचनावाद, बच्चे ही अपनी शिक्षा के स्वयं रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द चिल्ड्रन इन ए क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड। अगर वो बच्चे स्कूल में अच्छी सी ड्रेस पहन के आते हैं तो हम मोटिवेटेड कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। दे मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। बच्चे मेंटेन करें डिसिप्लिन क्लास। बच्चे और अनुशासन, एक्टिविटी होनी चाहिए, अनुशासन अपने आप आ जाएगा। ऑल आर रेगुलर इन द अटेंडेंस। अगर बच्चे रोज आ रहे हैं, ये बात ठीक है जी, रोज अगर क्लास में आ रहे हैं, पर क्या हम इसको प्रेरणा को उससे संबंधित कर सकते हैं? बच्चे आ रहे हो मिड डे मील के चक्कर में, या बच्चे आ रहे हो इसलिए कि भाई उनको उनकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलने वाला है? तो इसको भी हम नहीं कहेंगे। दे आस्क द क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन। हाँ, अगर बच्चा क्लास में खड़ा होकर टीचर से अपने क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं और उसके लिए वो मोटिवेटेड हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है ये दिखाने के लिए कि बच्चे सच में कक्षा में मोटिवेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबल टू इम्प्रूव द चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चे का अधिगम सुधारने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है? कि क्या रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग द वे। हाँ, अलग अलग तरीके से टीचर को एक्सप्लेन करना है, तो टेस्ट होने से ज्यादा जरूरी ये है। ऑल टाइप्स ऑफ द लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर। क्लास के अंदर होना भी चाहिए। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, इन सभी सिचुएशन में साथियों जहां पर हम ऑप्शन 2 को अगर बेटर पाते हैं, क्योंकि टीचर वहां पर एक्सप्लेन कर रहा है अपने बेस्ट मेथड से, तो सबसे जरूरी जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो ये हमें बताती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, टीचर ज्ञान ना दे उनको। बच्चे आपस में इंटरेक्शन करें, अंतःक्रिया करें और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे, जिससे कि बच्चे में अधिगम से संबंधित सबसे ज्यादा सुधार होंगे। 30th क्वेश्चन साथियों, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। जिन साथियों ने यहाँ पर 13th क्वेश्चन तक जो पहुंच गए हैं, अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाली सीरीज है। सीडीपी के अंदर आपके 30 में से 30 मार्क्स आने वाले हैं। और साथियों ना सिर्फ सीडीपी के अंदर, जबकि सीडीपी के अलावा जो बाकी 60 मार्क्स होंगे जो कि पेडागोजी से रिलेटेड हैं, तो ओवरऑल आपके टेट एग्जाम में ये आपके 90 मार्क्स का अफेक्ट करने वाली सीरीज है। द डिसिप्लिन विच हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग एनवायरमेंट इज काइंड ऑफ विच ऑफ हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो किस प्रकार की मदद करेगा? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, पाठ को रटकर याद कर। बिल्कुल गलत। यहाँ पर चुप्पी साधना भी गलत है, शिक्षकों को निर्देश देना भी गलत है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर, हाँ जी। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मैनेजमेंट इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी शिक्षा को स्वयं ही रेगुलेट कर सके और स्वयं ही मॉनिटर कर सकें। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। तो साथियों ये थी हमारे क्लास 2 जो रिलेटेड थी सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चंस के लिए। साथियों इसके लिए अलावा आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक हमने रिलीज किया है सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा के लिए। लेवल 1 या लेवल 2 में अगर आप चाहे हिंदी, हाँ, एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैथ्स की, आपके लिए हमारे पास पूरा कंटेंट है। इस कंटेंट के एक्सेस के लिए आपको व्हाट्सएप करना है हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, या हमें मेल करना है दी हुई मेल आईडी के ऊपर। आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लासेस, डाउट सेशंस आपके हम रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ। प्रॉपर असेसमेंट होगा आपका और असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो साथियों इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें चेकआउट करें। साथ साथ हमारे चैनल द पीएच क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। मिलते हैं ऐसे ही और एक नई कमाल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।